वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आई थी? पोटेंशियल एनर्जी पहले आपको क्या पता था कि सिंगल चार्ज के लिए स्थितिज ऊर्जा एक आवेश के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, दो आवेश के लिए हम लोगों ने निकाली थी। और वो कितनी आई थी? यदि आपके आवेश Q1 और Q2 हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इसके लिए आपने जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A पर, मान के चलो कि यहां पर, तो ये कितनी आई थी? ये आई थी K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। और यहां पर ये जो Q1 Q2 को कैसे लिखते थे? चिन्ह के साथ। किसके साथ? विथ साइन। मतलब यदि धनात्मक आवेश हुआ तो धनात्मक लिखेंगे, यदि ऋणात्मक हुआ तो ऋण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। इनको कैसे लिखते थे? Q1 Q2 को साइन के साथ लिखते थे। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि स्केलर का मतलब अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम शुरू करेंगे कि डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी, विद्युत द्विध्रुव की कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड पार्ट है। इसमें केवल थ्योरी होगी। अगले पार्ट पे, आपके पार्ट 3 पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। तो हेडिंग डालिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये आपको हेडिंग है। ठीक है। क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। ठीक है। बात समझ रहे हो कि विद्युत क्षेत्र आपका एक समान में, उसमें हमने किसी डाइपोल को रख दिया है। अब देखते हैं कि उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी आती है। अच्छा, तो आपको डाइपोल पता है? हाँ सर पता है। दो समान आवेश होते हैं, एक ये प्लस क्यू तो एक ये माइनस क्यू। ठीक है। इन दोनों को बहुत छोटी दूरी पर रखते हैं। ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चीज याद होगा आपको। ठीक है। और यहां पर जो इसकी डायरेक्शन होती है, किधर से होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो P बराबर कितना हो जाएगा? इनमें से एक चार्ज इनटू इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी, ये होता है ये। और इसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? P क्या बताता है? द्विध्रुव आघूर्ण बता रहा है। ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं कि हमने क्या बना लिया? एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। ये बना लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बना लिया। ठीक है। हमने क्या किया कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक द्विध्रुव को रखे दे रहे हैं। ये आपका प्लस क्यू है और इधर ये क्या है? आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली P की, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये क्या हो गया? P हो गया। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। जहां पर P और E के बीच का एंगल कितना है? हमने मान लिया कि θ1 है। कितना है? θ1 है। क्लियर है? P और E के बीच का एंगल कितना है? θ1 है। मतलब अभी विद्युत द्विध्रुव को कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 के एंगल पर रखा गया है। अब यार आपको पता है कि यह पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है। इसको जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो होगा क्या ये कि इन दोनों आवेशों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। आपको पता है कि जब भी किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है।
पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज में जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो प्लस क्यू में डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू E लगेगा, और इधर आपका फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू E। ठीक, बात समझ में आई। तो यदि आप यहां से देखो तो ये दोनों बल क्या है, बराबर है, ये दोनों बल क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो अतः परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। तो लिखिएगा F नेट आपका कितना होगा, परिणामी बल 0। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव हम कैसे भी रखें, वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में कैसे भी रखें, उस पर लगने वाला परिणामी बल हमेशा 0 होगा। चलो, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि इन दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब कि ये दोनों एक ही लाइन पर ना लग रहे हो, तो इन पर क्या लगेगा, ये क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टॉर्क, मतलब इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे। टॉर्क मतलब आघूर्ण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आघूर्ण। तो ये वाला बल इधर तरफ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसे। ये वाला किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। तो ये वाली आपकी दिशा क्या हो जाएगी, इस वाली दिशा को हमने क्या माना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो यहां से ये क्या करेगा, और इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा। भाई इसको पकड़ के हम इधर खींचेंगे, इसको पकड़ के आप उधर खींचो, तो क्या होगा, क्या ये ऐसे वस्तु क्या होगी, ऐसे घूमने लगेगी। किस डायरेक्शन में घूम रही, घड़ी की दिशा में। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से देखना, आपको पता है कि वर्क डन कितना होता है। वर्क डन जो होता है, वर्क डन बराबर कितना होता है, फोर्स मतलब बल गुणे विस्थापन, बल डॉट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कह लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। F क्या है आपका, फोर्स है। तो ये वाला आपका फार्मूला कब होता है, यह आपका बराबर होता है। अच्छा, ये तो कब है, जब आपका बल कैसा हो, लीनियर हो, विस्थापन कैसा हो आपका, लीनियर विस्थापन हो। कब हो, यह कब होता है, जब रेखीय विस्थापन हो। क्या हो, रेखीय विस्थापन हो, रेखीय विस्थापन हो। ठीक है, अब यदि आपका रेखीय विस्थापन नहीं है, मान के चलो कि ये अभी यहां पर है, इस डायरेक्शन में है, और मैं इसको क्या कर रहा हूं कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपका प्लस क्यू है और इधर आपका माइनस क्यू। ठीक है, इसको मैंने θ2 डिग्री से थोड़ा सा घुमा दिया। तो मैं मान रहा हूं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल, भाई इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी ना, ये वाली P, ये वाली डायरेक्शन। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से और ये वाला एंगल जो है, ये मैंने कितना मान लिया, θ2 मान लिया। कितना मान लिया, θ2। तो यहां से देखिए, यदि कोणीय विस्थापन हो तो क्या होता है, वर्क डन बराबर, तो ये होता है, ये आपका होता है टॉर्क डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये है, होता है, ये क्या है आपका, आघूर्ण है। ठीक है, और ये क्या है, कोणीय है, कोणीय विस्थापन। क्या है, कोणीय विस्थापन। अच्छा, ये वाला फार्मूला हम कब लगाएंगे, ये वाला फार्मूला हम तब लगाते हैं जब आपका फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लिखिएगा, ये वाला फार्मूला कब लगता है, जब आपका फोर्स या टॉर्क कांस्टेंट हो, मतलब नियत हो, नियत हो, तब लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, टॉर्क। तो अच्छा, अब यहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव की टॉर्क की बात हो जाए, तो टॉर्क बराबर क्या होता था, P क्रॉस E, याद होगा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए पहला चैप्टर याद करो, P क्रॉस E। ये हटेगा तो कितना आएगा, PE साइन थीटा। क्या आया, PE साइन थीटा। कितना आया, PE साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा है, थीटा
वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण है, के मध्य बना कोण है। पहले ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब इसको हटा दे रहा हूं। ये पता है, ये वाला जो मैंने हटा दिया इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो क्या करते हैं, आपको टॉर्क पता है, अब आपको क्या निकालना है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है? माइनस का वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या है? एक तरीके से माइनस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये आपको पता है यार, पिछले लेक्चर में मैं सब सारी चीजें बहुत डिटेल से बता चुका हूं। ये यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, ये आपको ये सब सारी चीजें पता, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां से हो क्या रहा है। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। लेकिन ये हमारा फार्मूला कब लगता है? जब क्या हो, चीजें क्या हो, नियत हो। लेकिन यहां पर तो टॉर्क नियत नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा चेंज होगा तो सब सारी चीजें चेंज हो जा रही हैं, तो थीटा तो हमने चेंज कर दिया है। तो अब करेंगे क्या कि यहां से जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण घूम रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्क डन क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, ये डॉट है। अब यहां से हमने इस डाइपोल को कहां से कहां तक, भाई पहले डायरेक्शन क्या थी, ये थीटा वन क्या है, इनिशियल है। थीटा वन क्या है, इनिशियल है, कि अभी ऐसे रखा हुआ है, बाद में हमने इसको ऐसे कर दिया, थीटा टू से कर दिया है। तो थीटा वन इनिशियल और ये थीटा टू फाइनल, क्लियर है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर हमने वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। टॉर्क बराबर कितना हो गया, पीई साइन थीटा। अच्छा, अब एक तरीके से देखो, आप क्या कर रहे हैं, ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है, टाउ की दिशा, ये कैसी आई है, क्लॉकवाइज आई है। और आप जो विस्थापन कर रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, भाई पहले ऐसे था, अब आप ऐसे कर रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किधर जा रहे हैं, विस्थापन आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप थीटा वन से थीटा टू जो जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आता है, पहले देखो मैं इसी को लिख देता हूं। ये यहां से कितना हो जाएगा, ये थीटा वन से थीटा टू, टाउ डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आता है, डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, ये किसके बीच का एंगल, टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल पूछ रहा है, टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो टाउ आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है, और ये जो विस्थापन है, वो किधर है, डी थीटा क्या है आपका, कोणीय विस्थापन है। क्या है, कोणीय विस्थापन। तो जब ये कोणीय विस्थापन है तो टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल कितना है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। थीटा वन से थीटा टू हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, ये इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो मतलब अंतर कितना हो गया, 180 डिग्री का। कितने का अंतर हुआ, 180 डिग्री का। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, और ये थीटा वन से थीटा टू। टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू है आपकी पीई साइन थीटा और डी थीटा। पहले ये क्लियर कर लो, ये वर्क डन आपका आया इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए।
ठीक है, चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं। ये आपका आखिरी स्टेप ये था। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बचा है। तो यहां से देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि ये माइनस है ये, तो यहां से देखिए P आपका क्या है, कांस्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा है, एक समान है। तो PE क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब ये क्या इधर किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस का PE बाहर आ, ये θ1 से θ2, और ये किधर है, साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब यहां से आपको पता है कि ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमने θ1 से θ2 रखी। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा PE कॉस थीटा, अब वैल्यू आपने पुट कर दिया तो θ1 से θ2, यानी ये आपका आ गया PE कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका आ गया। अब देखो यहां से हटा दूं इसे, चलिए अब आपको क्या पता है कि चेंज इन, मतलब U फाइनल माइनस का U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है कि माइनस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो U फाइनल माइनस का U इनिशियल इज इक्वल टू, ये क्या है PE, माइनस का लगाएंगे तो ना, तो माइनस का PE कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। आई होप ये सब आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखो यहां पर एक बिंदु की पोटेंशियल एनर्जी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक एजम्पशन मानते हैं, ठीक है, मतलब हम मानते हैं कि यहां पर लिखेगा माना कि θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, θ1 इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है आपकी, 90 डिग्री पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी 0 है। ये हमने माना है, माना कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि θ1 के लिए θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0 डिग्री होती है। अब यहां से आप देखो तो ये फाइनल है, मतलब आप जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल शुरुआत में कितना था θ1 डिग्री पे, बाद में जब हमने उसको डिस्प्लेस किया तो कितना हो गया था θ2 डिग्री पे हो गया था। तो मतलब क्या है, ये क्या है U θ2 माइनस का U θ1 इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। ये अब यहां पर θ1 की जगह पर क्या पुट करना है 90, θ2 माइनस का U 90 इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस θ2 माइनस का कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। ये आपको अभी आपने माना है कि कितना है 0 है, मतलब U θ2 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का PE कॉस θ2। मतलब कि यदि मैं किसी
वैद्युत द्विध्रुव को जितने एंगल से डिस्प्लेस करता हूं, जितने एंगल से मैं विस्थापित करता हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को जितने कोण से मैं विस्थापित करता हूं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाती है, माइनस का पीई कॉस थीटा 2, यानी कि उतना ही एंगल यहां पर आ जाएगा। तो मतलब कि यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी भी थीटा के लिए निकालनी है तो वैद्युत द्विध्रुव की, तो कितना हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस थीटा, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है, यही आपको क्या करना था, निकालना था, यही क्या करना था, आपको निकालना था, या इसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखो ढंग से देखना, तो ये पीई कॉस थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक थ्योरी का दूसरा टॉपिक करते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं एक टेबल के फॉर्म में कि वैद्युत द्विध्रुव को किस स्थिति में रखें, वैद्युत द्विध्रुव को किस स्थिति में रखें तो क्या क्या होगा। तो पहले लिखिएगा यहां पर थीटा, किस एंगल पर लिखें, फिर आपका यहां पर फोर्स एफ नेट, फिर आपका यहां पर टॉर्क नेट, और फिर आपका यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा, और आप फिर यहां पर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, मतलब साम्य अवस्था, यहां पर आपको क्या बताना है, साम्य अवस्था, कौन सी साम्य अवस्था होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूरे बोर्ड का यूज हम करेंगे, अभी मत बनाइएगा, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूं तब आप बनाइएगा। ठीक है, अच्छा टॉर्क बराबर क्या होता है, यहां पर जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा, कितना होता है, पीई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने निकाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर कितना होता है, माइनस का पीई कॉस थीटा। किसी भी एंगल के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होती है। चलिए, तो अब थीटा का मान रखते हैं, मतलब देखते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, मान के चलो कि थीटा क्या है आपका, 0 डिग्री। तो यहां पर देखो, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, क्या बनाया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया कि एक डाइपोल रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव, इधर ये माइनस क्यू, इधर ये प्लस क्यू। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये P की डायरेक्शन ये हो गई। तो P और E की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0। मैंने बताया था कि F नेट आपका किसी भी स्थिति के लिए एक समान वैद्युत द्विध्रुव में, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि आपने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया है तो F नेट कितना आएगा, 0। अच्छा टॉर्क यहां पर देखते हैं, तो जब टॉर्क देखेंगे तो PE साइन 0, अब PE साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो टॉर्क भी कितना आ गया आपका, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, माइनस का PE कॉस थीटा, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया, माइनस का PE। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, पहले इसको बना लेते हैं पहले, फिर बाद में साम्य अवस्था डिफाइन करेंगे। फिर थीटा बराबर आपका क्या है, थीटा बराबर आपका हो गया 0 डिग्री। अब आप थीटा बराबर ले रहे हैं, मान के चलो कि 90 डिग्री ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री। मतलब ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान बनाई,
और यहां पर आपने डाइपोल को कुछ ऐसे रखा हुआ, ये रहा आपका डाइपोल, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन ये रहा। P और E के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। एफ नेट तो आपका हर एक केस के लिए क्या रहना है, 0 रहना है, तो 0 रख दिया। फिर आप क्या रहे हैं कि PE साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, PE आ गया। टॉर्क आपका आ गया PE, टॉर्क बराबर PE, ये टॉर्क बराबर 0। अब यहां से इसके लिए देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए U बराबर कितना होता है, P माइनस का PE माइनस का PE कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये U कितना आ गया 0। ये कुछ महत्वपूर्ण एंगल हैं जिन पर हम केस देखे ले रहे हैं, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं थी। तीसरा केस है कि यदि आपका थीटा क्या हो जाए, 180 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री, मतलब कि आप, ये रही आपकी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहां पर आपने जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, डायरेक्शन आपकी माइनस से प्लस की तरफ रहती है, तो ये रहा माइनस से प्लस की तरफ, P की डायरेक्शन ये वाली रही और E की डायरेक्शन आपकी A है, ये है, तो दोनों कैसे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एफ नेट आपका इस केस में भी आपका क्या रहना है, 0 रहना है। अच्छा, टॉर्क के लिए आते हैं, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, थीटा कितना है इसके लिए 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो गया 0, टाउ कितना हो गया आपका 0। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस का PE कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का PE। तो देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, सबसे ज्यादा है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, क्या है मिनिमम है, और यहां पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो देखो अब मैं एक चीज बताता हूं कि जिस जगह पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहे, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहे, वह जगह क्या होती है, सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब कि स्थायी साम्य अवस्था होता है। क्या होता है, स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। जहां पर आपकी एनर्जी सबसे कम, वहां मतलब समझ लीजिए कि स्थायी साम्य अवस्था है, वस्तु वहां से हटना नहीं चाहेगी, ठीक है। फिर जिस जगह पर एनर्जी आपकी अधिक हो, ऊर्जा आपकी क्या हो, सबसे अधिक हो, वहां पर क्या होता है अस्थायी साम्य अवस्था, भाई उससे तुरंत वो हटना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा अस्थायी साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, क्लियर। और ये हुआ उदासीनी अवस्था, उदासीनी साम्य अवस्था। ये सब मैं आपको केस बता चुका हूं पहले ही, यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने साम्य अवस्था के प्रकार वगैरह पहले चैप्टर पे बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो फिर आगे की थ्योरी देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना काम करना पड़ता है ना। देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को रोटेट करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, तो वो आपने निकाल चुका है पहले ही, तो मैं सिर्फ हेडिंग डला के उसका फार्मूला है बता दे रहा हूं। तो लिखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, को घुमाने में किया गया कार्य,
ठीक है, ये रही आपकी हेडिंग, ये क्या है आपकी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग पड़ गई मेरे भाई। इसके लिए आपने कितना निकाला था, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, यह वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये बराबर आपने कितना निकाला था, PE cos θ2 माइनस का cos θ1, यही तो निकाला था कि कुछ और आया था, यही निकाला था आपने। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पता होता है, तो बस यही है, यदि वो निकालने के लिए आ जाए तब भी आपको ऐसे ही चलना है जैसे मैंने आपको बताया, इसके पहले बता चुका हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि डेरिवेशन पूछे तो आपको वहीं के थ्रू जाना है, मैंने यहां पर फार्मूला लिख दिया। अब जो आपका वर्क डन होता है, मतलब कि u θ2 माइनस का u θ1, ये क्या है, ये फाइनल है अवस्था है और ये इनिशियल अवस्था है, और ये भी आपको पता है कि कितना होता है, माइनस का वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये बराबर होता है प्लस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाह्य बल द्वारा। ये कितना, देखो क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछेगा कि कितना कार्य करना पड़ रहा है, या वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो वैद्युत बल द्वारा पूछेगा तो वहां पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहेगा कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, या कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पड़ेगा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग काम करेंगे, हम लोग कौन है, एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से आपका डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू यदि मैं बात करूं, सॉरी, तो डेल्टा यू तो आपको यही है। तो वर्क डन यदि मैं एक्सटर्नल की बात करूं, किसकी, एक्सटर्नल की, तो ये तो इसी के बराबर हो जाएगा u θ2 माइनस का u θ1। ठीक है, यदि एक्सटर्नल वाला पूछे कि कितना काम करना है तो हमें इतना करना है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा कितना काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो ये होगा माइनस का u θ2 माइनस का u θ1। बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है ना, माइनस लगा देना, दैट्स इट, खत्म बात। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लिया, चलो पॉज करके नोट कर लेना। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में देखो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी इतने से खत्म हो गई। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा वो आपका पूरा क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके जेई मेन लेवल पर आते हैं, मेंस लेवल पर, जेई एडवांस पर, मेंस पर। तो देखिए इस पे आपको दिया हुआ है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने मान लिया। कहा है कि एक डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है ये माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो ये बना दिया। अब बोला है कि ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये इसकी इनिशियल स्टेज है। क्या है, इनिशियल है, मतलब प्रारंभिक अवस्था है। फिर कह रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, विस्थापित किए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको विस्थापित किए दे रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये प्लस क्यू है और ये कितना है, माइनस क्यू है।
तो अब इसका ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां से कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये वाला क्या है आपका फाइनल, ये वाला क्या है आपका फाइनल है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा या कितने कार्य की जरूरत होगी। तो देखो क्या पूछ लिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है। क्यों, कैसे पता चला कि एक्सटर्नल पूछा है, कितना कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा भैया, हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो वो कहता कि यहां पर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा वो पूछता। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, एक्सटर्नल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, एक्सटर्नल के बारे में, ध्यान देना है। चलो तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, वो कितना होता है, u θ2 माइनस का θ1। अच्छा, तो यहां पर यदि ध्यान से देखो तो पहले वाला केस तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल कितना है, 60 है। लेकिन ये वाला जो फाइनल है ना, ये वाला यदि ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल यार आपका ये थीटा नहीं है, क्योंकि P और E जो आप ये कितना होता है, देखो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी U इक्वल टू यू थीटा इक्वल टू माइनस का P कॉस थीटा आई थी। जहां पर ये थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य का बना कोण था। तो P वेक्टर तो आपका इसमें ये है, लेकिन E वेक्टर की आपकी डायरेक्शन क्या है, ये है। तो आपको तो ये वाली डायरेक्शन दे रहा है ना, ये वाली थोड़ी ना है। आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल होगा। तो फाइनल एंगल कितना होगा, ये एक सीधी रेखा कितनी होती है 120 की, सॉरी 180 की, ये वाला एंगल कितना रहा 60, तो बचा कितना 120। तो यहां से आपको क्या पता चला कि θ1 आपका क्या है, θ2 है आपका कितना है 120 है। तो u 120 माइनस का u शुरुआत में तो 60 ही दिया हुआ है, क्योंकि ये फाइनल है, ये फाइनल होता है और ये क्या होता है, इनिशियल होता है। ठीक, बात समझ में आई। अब यहां से यदि आप देखो तो ये कितना होता है, u θ2 की वैल्यू माइनस का Pe cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 120 माइनस का, फिर क्या होता है ये माइनस का Pe cos एंगल कितना है इसके लिए 60 डिग्री। पहले ये बात बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहां से देखो ये माइनस का Pe cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया, प्लस Pe cos थीटा की वैल्यू 1/2। तो यहां से यदि ध्यान से देखो तो ये हुआ क्या है, माइनस का P और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो P/2 प्लस का P/2, तो ये कितना आ जाएगा Pe। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ गई, वर्क डन बाई पोटेंशियल, वर्क डन जो आपका आया है P × E, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो भी आया है वो कितना आया है Pe आया है। ठीक है, जहां पर P बराबर क्या है, P बराबर है Q × 2L, ये डाइपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आज एक आपको क्वेश्चन बता दिया कि देखिए इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, तो कल हम इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड हो, जो भी हैं
उनको आप बताइए, ताकि यार वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे उतना यार आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपके जो पेपर हैं, ठीक है, यदि आप 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 के लिए, तो आपको तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम 2021 में पेपर नहीं देंगे, 2022 में देना है, तो कोई बात नहीं, तब तो आप चिल मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपके विद्यालय 15 अगस्त के बाद खुलेंगे, तो यानी कि वो आपका सत्र शून्य करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आपका सत्र शून्य नहीं करेंगे। जब सत्र शून्य नहीं करेंगे तो आप जो है 5-6 महीने में आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। इस वजह से आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपका सत्र शून्य नहीं करेगी, क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने सत्र शून्य किया तो गवर्नमेंट के साथ साथ बहुतों को बहुत बड़ा घाटा है, ठीक है। IIT में एडमिशन कहां से होंगे, मेडिकल में एडमिशन कहां से होंगे, एक साल सब लोग पीछे हो जाएंगे। जब आप कहीं एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका एज मैटर करेगा। कहीं कहीं होता है कि एज आपकी 27 है, ठीक है, मैक्सिमम एज 27 साल है। आप उस समय क्या करेंगे, क्या ये कहेंगे क्या कि हम कोरोना काल में हुए थे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट सत्र शून्य नहीं करेगी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि यही बात आपके दिमाग में रही तो समझ लीजिए कि गड़बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही करते रहिए। एक भी चीज आपका, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा, बशर्ते आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस शेड्यूल से मैं पढ़ा रहा हूं, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। यदि आपने शेड्यूल को फॉलो नहीं किया तो आपको यह फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। मेरे अलावा आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, इट डजंट भी मैटर कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा, या किसी दूसरे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने शेड्यूल के साथ नहीं पढ़ा, महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, शेड्यूल के साथ की, यानी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि पहले मैंने आपको ये सब सारी चीजें बताई, बाद में ये सब सारी चीजें बता रहा हूं, उसका कुछ रीजन है, कुछ रीजन है कि वो क्रमबद्ध तरीके से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें अब आज कोई ये लेक्चर देखने बैठेगा तो उसके हवा के ऊपर से जाएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरी क्लास शुरू से पढ़ी है उसको ये सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। रीजन क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे से बहुत लिंक हैं, ठीक है। यदि बीच की कोई भी कड़ी टूटती है तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वजह से आपको अभी भी मौका है, आपके पास पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर शुरुआत से देखिए और हर एक लेक्चर को इत्मीनान के साथ देखिए, उसकी नोट्स बनाइए, उसके क्वेश्चन करिए, कहीं से भी क्वेश्चन पाइए तो क्वेश्चन करिए, क्योंकि फिजिक्स का मतलब सिर्फ एक है। यदि आपसे क्वेश्चन बनने लगे, न्यूमेरिकल आपको आने लगे तो आपको फिजिक्स आने लगी, अदरवाइज थ्योरी तो सब कोई कर लेता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।